कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग में प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की है योजना। मुख्य सचिव ने जल्द से जल्द झारखंड मेगा फूड पार्क का निर्माण का दिया निर्देश। बरसात में टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण संपदा। और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2014-15 और 15-16 में जिला भूमि संरक्षण विभाग द्वारा हजारीबाग में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संस्थान और जल छाजन समिति आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक संस्थाएं भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी कार्यालय हजारीबाग, महिला जल छाजन प्रशिक्षण केंद्र कनहरी हिल रोड में 12 मई 2015 तक अपना आवेदन दे सकते हैं। राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने झारखंड मेगा फूड पार्क का निर्माण 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। फूड पार्क बनाने वाली एजेंसी को कहा गया है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाएं। राज्य सरकार चाहती है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका उद्घाटन कर दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के विकास के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे उद्यमी झारखंड में इकाई लगाने के लिए आकर्षित हों। बैगन में फलछेदक कीट के रोकथाम के लिए किसान भाई रासायनिक कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल न करके जैविक और प्राकृतिक उपचार करें। इसके लिए 1 किलो नीम के बीज को पीसकर 20 लीटर पानी में घोलकर पानी को छान लें और फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई, बैगन फसल में फल छेदक कीट लग जाए तो ये कीड़े फल को छेद करके अंदर घुस जाते हैं और गुद्दों को खाकर फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। बैगन में लगने वाले इस कीट के रोकथाम के लिए समेकित कीट प्रबंधन करें। रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग से बचें और नीम निर्मित कीटनाशकों का उपयोग करें। इसके लिए सीधे नीम के बीज को पीसकर घोल तैयार कर सकते हैं। बैगन में प्रोह एवं फल छेदक कीट का प्रकोप होता है। खास करके जब फल बनता है, अगर हम लोग कोई रासायनिक कीटनाशक दवा को डालते हैं तो उससे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको एक जैविक कीटनाशक का भी प्रयोग करना काफ़ी लाभप्रद रहा है। तो यहाँ पर खास करके झारखंड राज्य में सबसे अच्छा है नीम के बीज का एक्सट्रैक्ट, जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है। अगर 1 किलो बीज को हम लोग चूरा बना के 20 लीटर पानी में डाल करके उसे छान करके सुबह में छिड़काव करें तो इससे भी होता है कि बैगन के रस चूसने वाले कीड़े और खास करके फल छेदक समूह कीड़े बहुत सारे भाग जाते हैं। किसान भाई, आप अगर बरसात के मौसम में सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो रोगरोधी संकर किस्मों का चयन करें। ये किस्में कौन सी हैं? आइए इस संबंध में जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अभी बरसात के दिनों में अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो मुरझा रोगरोधी 2 संकर किस्में जो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा विकसित किया गया है, जिसका बीज उपलब्ध है, वह है स्वर्ण संपदा एवं दूसरा किस्म जो है स्वर्ण विजया। इसका खेती जो है बरसात के दिनों में खूब हो रहा है और इसमें मुरझा रोग का समस्या नहीं है। आपको 100 में 80 से 90 पौधा जरूर जिंदा रहेगा। किसान ट्रैक्टर चालित पटेला की मदद से मिट्टी को बराबर करने और मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर सकते हैं। इसके उपयोग से उपज में 2 से 3% की वृद्धि देखी गई है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, देखिए मेरा आवाज़ कोका हो गया है। आधा बोलते हैं, आधा मुंह के अंदर, आधा पेट के अंदर। आप तक जो भी मेरी बात पहुंचे, आवाज़ पहुंचे, जरा कान लगाकर ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें। आप कृषि समाचार देखें, उसमें देखें मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। आगे आपके लिए दो विशेष जानकारी और लेकर बिल्कुल, तो जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुनिए, मेरा जो है स्पीकर जो है गड़बड़ा गया, फट गया। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे किसान भाई बहन बहुत समझदार हैं। ज्यादा होशियारी मत करिए, ज्यादा आपको बोलना है, समझ गई? चलिए, बिल्कुल। तो बताइए कि विषय क्या है? आज हम किसान भाई बहनों को जानकारी देने वाले हैं। हम बता रहे हैं। बिल्कुल, बताइए। आप बहुत देर से उसमें गड़बड़ा रही थी। हाँ, चलिए बताइए, देखते हैं। देखिए भाई, समेकित कृषि प्रणाली होता है जिसमें कई सारे कार्य होते हैं, कई सारे उद्यम होते हैं, सभी का समावेश होता है, समन्वय होता है, इसीलिए उसको समन्वित या समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। तो किस तरह से उसका चुनाव किया जाए और किन बातों का ख्याल रखा जाए, इस विषय पर आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। इतना बोल दिया और फट गया। अब बताइए विशेषज्ञ कौन? और आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर CS सिंह। किसान भाइयों जोहार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली आज के दौर में काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध हुई है और आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि विषय है, इन्हीं विषयों पर आधारित है कि समेकित कृषि प्रणाली में विभिन्न उद्यमों का जो है चुनाव हमारे किसान भाई किस प्रकार से करेंगे और इसमें क्या अंतर निर्भरता है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा आपसे जो है सवाल ये है कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है, उसके बारे में आप हमें बताएं। किसान भाई जब विभिन्न उद्यमों को, कृषि के विभिन्न उद्यमों को एक साथ लेते हैं, जैसे फसल उत्पादन, गौ पालन, मछली पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन या मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, कृषि वानिकी, इन सारे उद्यमों को और भी जो कृषि से संबंधित उद्यम है उनको एक साथ लेकर इस तरह से उत्पादन करते हैं कि वो एक उद्यम दूसरे उद्यम का मदद करते हुए, ताकि जो एक उद्यम को चलाने में लागत लग रही है उसमें कमी आ जाए, और कमी लाते हुए अगर किसान भाई अपनी आमदनी के स्तर को बढ़ा रहा है तभी हम उसको समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। किसान भाई जो साधारणतः बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं
कि किसान दूसरे उद्यमों को भी साथ में रखते थे, तो इसका वो केवल उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं, समेकित कृषि प्रणाली नहीं कर सकते, क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर ध्यान देते थे कि एक उद्यम से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके और दूसरे उद्यमों को केवल अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए पूर्ति करने के लिए रखा हुआ था। जैसे 2 गाय रख लिया ताकि मेरे परिवार को दूध मिल सके, हाँ, और दूसरे उद्यमों को अगर केवल घरेलू ज़रूरतों को पूर्ति के लिए रखा जाता है तो हम उसको मिश्रित खेती की संज्ञा देते हैं। लेकिन अगर सारे उद्यमों को एक निश्चित अनुपात में हम रखते हैं तभी जाके एक उद्यम दूसरे उद्यम की मदद करेगा और उसमें लागत में कमी आएगी, तब हम उसको समेकित कृषि प्रणाली कह सकते हैं। तो इससे क्या लाभ है, हमारे किसान भाई किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में बताएं। किसान भाई समेकित कृषि प्रणाली अगर अपना रहे हैं तो समेकित कृषि प्रणाली में लाभ ये है कि किसान भाइयों को जहां अगर धान या गेहूं किसी भी फसल की खेती कर रहा है किसान, तो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने उसको रोजगार मिलता है और समेकित कृषि प्रणाली में उसको सालों भर रोजगार मिलता है, जिससे और दूसरा ये कि जो समेकित कृषि प्रणाली में हम लोगों ने पाया है कि जहां अगर वो धान गेहूं जैसी फसलों की खेती कर रहा है तो 70-80 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा वो सालाना प्राप्त कर सकता है, जबकि प्रति हेक्टेयर अगर समेकित कृषि प्रणाली को अपना रहा है तो वो 3 से 4 लाख रुपए तक वो प्राप्त कर सकता है। तो किसान भाइयों की आमदनी का स्तर बढ़ जाएगा और रोज़ाना उनको जैसे दूध बेचने से, अंडा बेचने से, मछली, तो उनको मछली और फसल से उनको 3 से 4 महीने में उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन कुछ उद्यम जो हैं जो उनको रोज़ाना कुछ न कुछ उनकी जो घरेलू ज़रूरतें पड़ती हैं उसके लिए उनको पैसा मिलता रहेगा, तो वो उससे अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। तथा फसलों में अगर जैसे खाद डालना है उस समय उनको पैसे की ज़रूरत होती है या दूसरे चीज़ों के लिए जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उससे उनको रोज़ाना की पूर्ति के लिए भी पैसा मिलता रहेगा। साथ में आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि रूरल माइग्रेशन है ना, किसान गाँव से शहर की ओर भाग रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार गांव में नहीं मिल पा रहा है। जो छोटे किसान हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जोत का आकार जो है, चूँकि परिवार में बंटवारा होते होते वो जोत का आकार बहुत छोटा हो गया है, तो उससे उनको उतनी आमदनी अपने खेत से नहीं हो रही है। तो इसमें जो बड़े किसान हैं अगर वो समेकित कृषि प्रणाली को अपनाए हुए हैं तो समेकित कृषि प्रणाली में वो दूसरे जो हैं छोटे किसान या मजदूर उनको अपने खेतों पे वो रोजगार दे सकते हैं तथा छोटे किसान भी सालों भर उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में चूंकि इसमें एक उद्यम दूसरे उद्यम की ज़रूरत को पूरा करता है, तो इस तरह से अगर इसमें जो कुछ खाद और हम स्टोवर निकल रहा है पौधों का, तना, डंठल, पत्ती जो भी हमको मिल रहा है जो हम इस्तेमाल नहीं करते जला देते हैं, उनका किसान भाई खाद बना सकते हैं, गोबर को मिलाते हुए खाद बना सकते हैं। तो उनका अगर हम पौधों खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तरफ तो जहां रासायनिक उर्वरक किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा में कमी आएगी, साथ में हमारे जो भूमि की उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। तालाब में की तलहटी में जमी हुई गाद का भी इसमें किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने ये पाया है कि अगर जैविक खादों का 25% भी हम जो पौधे की जितनी ज़रूरत होती है उससे अगर 25% उसका भाग अगर हम जैविक विधि द्वारा उसको दे देते हैं, जैविक तत्वों के द्वारा दे देते हैं, तो उस भूमि की उत्पादन क्षमता बरकरार रहती है। तो समेकित कृषि प्रणाली को धीमे धीमे हम इस तरह से बनाते हैं कि वो एक हमको बाहर से कुछ भी ना खरीदना पड़े और किसान भाई अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो घरेलू ज़रूरतें हों, वो अपने खेत से ही उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्चा की थी कि जो है किसान भाइयों को जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से क्योंकि उनके पास जो है उस तरह के व्यवसाय नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक सवाल हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि बहुत ऐसे जो है छोटे आकार में भी जिनके पास खेत होते हैं, तो वैसे किसान जिनके पास जो है भूमि कम है, उनके पास जो है संसाधन भी कम है, वो समेकित कृषि प्रणाली का किस तरीके से लाभ उठा पाएंगे, वो हमें बताएं। समेकित कृषि प्रणाली का हम लोग विभिन्न प्रकार के मॉडल देते हैं। इसमें किसान डिफरेंट अलग अलग तरीकों के लिए किसानों के लिए अलग अलग मॉडल है जिसमें अगर भूमिहीन किसान जिसके पास कोई भूमि नहीं है उसके लिए भी मॉडल है, ताकि जैसे वो मधुमक्खी पालन,
मशरूम उत्पादन, बैकयार्ड पोल्ट्री जो आप देखते हैं गांव के पीछे लोग गांव में अपने घर के अगल बगल मुर्गी छोड़ देते हैं, तो इन सारे उद्यमों को जिसमें उसको भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे उद्यमों को अपना सकता है। तथा छोटे किसान जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए भी मॉडल है कि वो अपने ज़मीन का किस तरह से बेहतर उद्यमों का चुनाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे आमदनी प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, अभी हम चर्चा कर रहे थे अंतर निर्भरता की, तो ये अंतर निर्भरता क्या है, हमारे किसान भैया को थोड़ा विशेष तरीके से बताएं। किसान भाई को जैसे हम लोग बताते हैं कि किसान चाहे वो छोटा किसान हो, मझला किसान हो या बड़ा किसान हो, उसको अपनी भूमि के 1/10वां हिस्सा में ऐसा रखना चाहिए जहाँ पे वो जल जमाव, जल को इकट्ठा, जल को संग्रहित कर सके, ताकि जो यहाँ पे है कि किसान धान की फसल के बाद दूसरी फसल नहीं ले पाता है क्योंकि उसके पास पानी की कमी है। तो अगर वो अपने जमीन के 1/10वां हिस्सा में जल संग्रहित कर रहा है तो उससे वो दूसरी फसल को ले सकता है। साथ में उस जो संग्रहित जल है उसमें दूसरे उद्यमों को ले सकता है, जैसे मछली पालन, प्राण उत्पादन, मोती उत्पादन, है ना, ट्राफा कल्चर, ये सब उद्यमों को संग्रहित जल में ले सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो कर रहा है, एक दूसरे उद्यम की मदद करना चाहिए। तो अगर किसान भाई के पास, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसान भाई के पास 10 हेक्टेयर की जमीन भूमि है तो उसको 1/10वां यानी 1/10वां हिस्सा हुआ कि 1 हेक्टेयर भूमि में उसको जल संग्रहित करना चाहिए। 1 हेक्टेयर जल के लिए उसको करीब 7,500 से 8,000 मछली का जीरा, जिसको पॉलीकल्चर करना होगा, उसको पॉलीकल्चर में उसको रोहू, कतला, मृगाल या कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प जैसी मछलियों को तालाब में डालना चाहिए, ताकि ये मछलियाँ जल के विभिन्न स्तरों में रहते हुए जल का अच्छे तरह से दोहन करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकें। तो अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। कुमार जी का स्वागत है। जोहार जोहार जोहार। आपको भी जोहार। और हम लोग को तो जोहार किया, हमारे सामने किसान भाइयों आपको भी बहुत बहुत जोहार। हाँ, तो आज जोहार के साथ साथ का जानकारी लाए हैं। देखिए, हम तो बताते हैं कि कृषि से संबंधित जानकारी बताते हैं, बागवानी से संबंधित जानकारी बताते हैं, लेकिन आज हम अपने पशुपालक भाइयों को इस गर्मी के मौसम में बकरियों की देखभाल कैसे करें ये बताने जा रहे हैं। तो बताइए किसान भाइयों, अगर आप पशुपालक हैं तो यह कार्यक्रम बिल्कुल आपके लिए है। अच्छा। और अगर आप बकरी का पालन करते हैं तो हम बता दें कि कृषि कार्य से कहीं भी कम इसमें मुनाफा नहीं है, लेकिन बकरियों का इस गर्मी के मौसम में किस तरह से देखभाल करना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RM मिश्रा। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र जमशेदपुर के प्रांगण में, और आज हम बात करेंगे बकरियों के बारे में। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है और हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो बकरियों का उत्पादन करते हैं, तो गर्मियों में उनका रख रखाव बकरियों का कैसे किया जाए जिनसे उनको उत्पादन अच्छा हो? झारखंड के परिवेश में अगर हम देखें तो झारखंड में बकरी पालन किसानों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पशुपालन है, और झाड़ियों से भरा यह झारखंड में बकरी पालन बड़ा ही सहज से किया जाता है, किसान करते हैं और लाभान्वित होते भी हैं। अगर हम देखें सालों भर का अगर आंकड़ा लें कि सबसे प्रिय मौसम जो है वो अगर देखा जाए लिहाज स्वास्थ्य के लिहाज से तो वह गर्मी मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके लिए 2-3 जो मुख्य चीज़ें हैं उसको पर्याप्त रूप से मिलती है। गर्मी में बकरी को लंबे समय तक चरने का समय मिलता है, उसको सूखा मिलता है, किसी तरह का कीचड़ और पानी से भरा हुआ नहीं दिखाई देता, चारों तरफ सूखा है। और हम जानते हैं कि व्यवहार से बकरी को सूखा पसंद है और उसको चरना बहुत पसंद है।
तो यह दोनों के लिए बड़ा ही अनुकूल है गर्मी का मौसम। लेकिन इसके बावजूद किसानों को मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा। गर्मी के मौसम में बकरी पालक किसान ऐसा करें कि बकरियों को एकदम जो तेज़ धूप वाली जो समय है उसमें बड़े बड़े जो पेड़ है उसके छांव में उसका व्यवस्था करें रखें, ताकि उनको तेज़ गर्मी से बचाया जा सके। ऐसे सुबह और शाम के समय में उनको चराने का वो लोग प्रैक्टिस करें, ताकि उससे ज़्यादा समय वो चरने में बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आहार ग्रहण कर सकें। ये दोनों बातों पे अगर किसान ध्यान दें और तेज़ धूप में उनको बड़े बड़े पेड़ के छांव में रखने की व्यवस्था हो तो उनके लिए बड़ा ही आनंददायी रहता है और उत्पादन उससे बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पशुपालक भाई बहुत बार बकरी को पानी की उपलब्धता में हमेशा चूक होती है, कमी होती है। वह सोचते हैं कि बकरी पालन में हम लोग नदी नाला का पानी पिलाते रहें या कोई पुराना तालाब है उसमें पानी पिलाते हैं। अगर वो ये प्रैक्टिस करें, ये अपने पशुपालन में डालें कि नहीं, मेरे को अपने बकरी को साफ़ सुथरा पानी पिलाना है। जैसे हम पानी पीते हैं चापाकल का या कुआं का, तो चापाकल का पानी अगर वो भी बकरी को सुबह शाम को या दोपहर में पिलाने की अगर आदत डालें तो देखा जाएगा तो रोग बीमारी वगैरह जो भी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और उसको प्रेम से और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे उनके पशु, तो जो गर्मी का जो प्रकोप है, जो तीव्र प्रकोप है, उससे वो बचा सकते हैं अपने बकरियों को। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि खान पान गर्मियों में, अब गर्मी के बाद जैसे बरसात आने वाली है तो बरसात में बकरियों को हम कैसे उसका बरसात के मौसम के लिए बता दीजिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हम पशुपालक जो हैं, बकरी पालक हैं, गर्मी के दिनों में बहुत ही फ्री हो जाते हैं कि चलो हमारे बकरी के लिए तो पर्याप्त मात्रा में चारा तैयार है, जंगलों में झाड़ियों में नए नए पत्ते हैं, तो वो बड़े खुशी से चढ़ते हैं। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि बरसात का सीज़न जैसे प्रारंभ होता है, हमारे किसान भाई बकरी के आहार के लिए तैयार नहीं रहते हैं और उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में एक बकरी जो 8 से 10 घंटा चरागाह में चरती है, उसको 2 से 3 किलो हरा चारा के रूप में पत्ते घास वगैरह मिलते हैं, वह अचानक बरसात के दिनों में कम हो जाते हैं। कम होने का कारण यह है कि बकरी बरसात में चर नहीं पाती है। अगर बारिश का मौसम है तो उसको बांध के रखना पड़ता है, घरी में रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बरसात के दिन में 2-2, 3-3 दिन जब बारिश का मौसम रहता है तो बकरी उसको खाने का बहुत ही कमी हो जाती है। तो ऐसे में मैं किसान भाइयों को सुझाव और सलाह देना चाहूँगा कि रबी फसल में जितनी दलहनी फसलें हैं और जितने पतझड़ के पत्ते हैं जो बकरी चाव से खाती है, चाहे वो कटहल हो, बरगद हो, पीपल हो, बेर हो, डुमुर हो, झारखंड में पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे हैं, साल हो, इसके पत्तों को अगर सूखे पत्तों को भी पतझड़ वाले सूखे पत्तों को भी वो जमा करके उसको बांध के अच्छा से वो लोग रखें और उसका प्रयोग बरसात में करें तो जो खाने की कमी है शुष्क आहार के रूप में उसको उपलब्ध होंगे और वो जो खाने का कमी से जो उसको शरीर में गिरावट आती है वह नहीं होगी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि खास करके भूसा, हम लोग जैसे गाय बैल को यहाँ पे पुआल खिलाते हैं, वैसे ही अगर हम लोग बकरी को दलहनी भूसा का व्यवहार करें, जैसे चना का भूसा हुआ, अरहर का भूसा हुआ, मूंग का भूसा हुआ, उड़द का भूसा हुआ, यह इनके लिए बहुत ही बढ़िया आहार साबित होगा और बरसात में जो गिरावट आती है चारा की कमी से वह कमी नहीं होगी और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बरसात में भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, गर्मियों में जैसे बकरियां की जैसे मृत्यु दर बढ़ जाता है तो उसके वजह से कौन सी वैक्सीनेशन या दवाएं आप किसान भाइयों को बताएंगे जिसके उनको बचा जा सके उनको? खास करके गर्मी के दिनों में मैंने जैसे आपको कहा कि चूँकि इनको अनुकूल मौसम और अनुकूल उसको चरने की सुविधा मिलती है तो रोग बीमारी का इसमें संभावना काफ़ी कम है। हाँ, मैंने कहा कि अगर पानी पीने के पानी में कमी हो जाए तो बहुत जहाँ पे तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो ज़रूर उनको तनाव तो रहती है। तो ऐसे में उनको तनाव से बचाने के लिए मैंने जो प्रबंधन पे फोकस किया उस पे किसान भाई ध्यान दें
और रोग बीमारी के लिए अगर मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि बरसात के आगमन से पहले किसान ज़रूर तैयार हो जाए। मैंने पहले कहा आहार के लिए और दूसरा उसका रोग बीमारी से, क्योंकि जब भी पशु के में देखा जाता है कि मौसम में तनाव पैदा हो रहा है, उसका शारीरिक तनाव बढ़ता है और ऐसे कुछ शारीरिक कार्यकलाप होते हैं जिसमें उसके रोग बीमारी से लड़ने माने की क्षमता कम हो जाती है और रोग बीमारी ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि आहार प्रबंधन बरसात में सबसे प्रमुख है। दूसरा है कि रोग प्रबंधन। रोग में हम चाहेंगे कि बरसात के शुरू होने से पहले उसको कृमि रोग नियंत्रण के लिए समुचित प्रबंधन किसान करें। कृमि रोग के लिए नाना प्रकार की जो दवाएं हैं उसका व्यवहार करें। उसके लिए अगर हो सके कोई वेटनरी अस्पताल आसपास में हो तो उसका गोबर जांच अवश्य करवा लें और सटीक दवा से कृमि रोग का निदान करें। और अगर किसान भाई एक जो सबसे जानलेवा बीमारी बकरी में पाई जा रही है, इधर काफ़ी किसान उससे क्षति हो रही है उनको, जो पीपीआर वैक्सीनेशन टीकाकरण अवश्य किसान अपने बकरी में कराएं। और एक बार टीका अगर पीपीआर का सटीक रूप से पड़ जाता है तो देखा जाता है कि 3 साल तक वो आराम से बचाया जा सकता है। लेकिन हर साल पीपीआर वैक्सीनेशन किसान करें और इन मुख्य यही बीमारी है जो बकरी को उससे बचाना है। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, कैसी लगी जानकारी? देखिए जानकारी कैसी लगी हम पहले बोल दिए वाह। और जानकारी वाकई बहुत अच्छी थी। आपको बोलने नहीं दे रही है ये? नहीं, अच्छा करिए, समझदार हम बोले हैं कि हमको बोलने मत दीजिए। तो लेकिन क्या करिएगा, बीमारी है और वही बीमारी के चक्कर में गियारी जो है सो खराब हो गया है। इतना बढ़िया जानकारी पशुपालक में, खास करके बकरी पालक, गर्मी का दिन है तो सब पालक, मुर्गी पालक, सूकर पालक, बकरी पालक, सबको ध्यान देना है। लेकिन आज का दिन और आज का विशेष रूप से केंद्रित था बकरी पालक पर। तो हमें उम्मीद है बकरी पालक भाई कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपने बकरियों को तंदुरुस्त रखेंगे इस मौसम में। तो दोस्तों हम आपसे इजाज़त लें, उससे पहले आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देनी हो, आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। क्यों, ठीक बोला ना? तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।